नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। कविता है बसंत आया और इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। बच्चों, इसमें हमने पहले बसंत आया कविता का भाग 1 पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पर भाग 2 पढ़ेंगे। कवि के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब हम उसी कविता का शेष भाग जो है वो पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या समझेंगे। इससे पहले बच्चों ये बता दिया था कि जब जो कवि हैं वो कह रहे थे कि आप आज के समय में प्रकृति से हमारा रिश्ता जो है वो टूटता चला जा रहा है, तो कैसे पता चलता है उनको कि बसंत ऋतु आई। तो उसके लिए वो फुटपाथ पे चलते चलते देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको दिखाई दी, पिराए हुए पत्ते जो है वो दिखाई दिए। तो उस तरह से वो हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा है। अब बच्चों यहाँ से जो है वो ये कविता का शेष भाग जो है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कहेंगे और यह कैलेंडर से मालूम था कि अमुक दिन अमुक बार मदन महीने के होवेगी पंचमी। बच्चों, आज के इसमें इस यहाँ से जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, इस पैराग्राफ में इस अंश में यह बताया गया है कि मनुष्य इतना अधिक व्यस्त हो गया है अपने स्व में, अपने आप में, कि उसे प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव ही नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर इसमें जो है वो ये कवि कह रहे हैं कि अब हमें क्या है, हमें कोई भी अगर ऋतु परिवर्तित होती है तो वो एहसास के बजाय दिन, तारीख और कैलेंडर से हमें पता चलती है। तो कह रहे हैं कि अमुक दिन अमुक बार मदन महीना होएगा, अर्थात जो है वो कौन सा माह होगा, बसंत ऋतु होगी। मदन माह जो है वो बसंत माह को भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि उसी से पता चलेगी कि अच्छा आज जो है वो बसंत पंचमी है। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। कवि कह रहे हैं कि और उससे भी बड़ा प्रमाण यह था कि उस दिन उनके दफ्तर की, उनके ऑफिस की छुट्टी थी। तो इससे पता चला कि अच्छा आज छुट्टी क्यों है, क्योंकि आज बसंत पंचमी का त्योहार है। और नहीं तो बच्चों आप देखेंगे कि पहले के समय में बसंत पंचमी जो है वो उत्सव के रूप में विद्यालयों से लेकर के घरों तक मनाया जाता था। और उस दिन अवकाश की जो मानसिकता थी वह कम थी, उत्सव मनाने की मानसिकता जो है वह अधिक थी। लेकिन यह व्यक्ति की जो अपनी जीवन शैली है उसके बदलाव के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि आज हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, हमारा रिश्ता जो है उससे टूटता चला जा रहा है। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे। तो बच्चों, ढाक के पत्ते क्या होते हैं अक्सर हम सुनते तो हैं, लेकिन कवि कह रहे हैं कि कवि को कविताएं पढ़ने का शौक है, इसलिए कह रहे हैं कि कविताएं पढ़ने से उनको ये पता चलेगा कि अच्छा ढाक के जो पेड़ है वह जंगलों में दहकेंगे, दहर दहर दहकेंगे, अर्थात धधक धधक करके दहकेंगे। और क्या होगा, आम पर बौर आएंगे। रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। बच्चों, जो नंदन वन है वह इंद्र का जो वन है उसको नंदन वन कहा जाता है। और जैसे धरती पर बसंत ऋतु में आभा होती है, चारों तरफ सुंदरता होती है, वैसे ही वहाँ पे हमेशा रहती है। तो कवि कह रहे हैं कि यह धरती भी बसंत ऋतु में क्या होती है, रूप, जो धरती का रूप है वह कैसा होता है, अत्यंत सुंदर होता है। चारों तरफ सुगंध जो है वह बिखर जाती है। क्योंकि जो फूल हैं वह खिल जाते हैं, आमों पे जो है बौर आ जाते हैं, नई मंजरियां आ जाती हैं, और ऐसा लगता है कि यह जैसे इंद्र का क्या है, नंदन वन है। ऐसा इस बसंत माह में हो जाता है। लेकिन आज मनुष्य जो है इन सब चीजों का अनुभव कम करता है, सिर्फ तारीखों से विशेष दिनों की पहचान उसके मन में रह गई है। तो मधुमस्त पिक और अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि बसंत आया।
तो कह रहे हैं कि आज के समय में लोग बसंत ऋतु में, चूंकि क्या होता है कि जो भंवरे हैं वह क्या हो जाते हैं, फूलों से रस चूस करके मदमस्त हो जाते हैं, मोर नृत्य करते करते मस्त हो जाते हैं। लेकिन इन सब दृश्यों से आज का व्यक्ति जो है वह आनंदित नहीं होता, उसे इससे एहसास नहीं होता कि अच्छा धरती पे यह इस तरह की खुशहाली क्यों फैली हुई है। क्यों? क्योंकि इस समय बसंत का महीना है। यह न जान करके बल्कि लोग कैलेंडरों से, उसकी तारीख से उस दिवस को आज के समय में जानने लगे हैं। और कवि ने कहा है कि ऐसे ही मैंने भी जाना कि आज क्या है, बसंत पंचमी है और यह माह जो है वो बसंत का माह है। तो बच्चों, यह पूरी कविता आपकी जो है बसंत आया, 2 भागों में मैंने आपको बताया। और इसमें कवि जो बताना चाह रहे हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि आज हम प्रकृति से जो है वो दूर होते जा रहे हैं। आज हमारा रिश्ता प्रकृति से टूटता जा रहा है और यह वास्तव में देखा जाए तो हमारे हित में नहीं है। इसलिए हमें प्रकृति के समीप रहना चाहिए और उसके संरक्षण के लिए भी हमें सोचना चाहिए। आगे बच्चों, इसमें इसका भाव सौंदर्य है कविता का। तो भाव सौंदर्य में इस पूरी कविता में क्या है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया वही है। कवि ने आधुनिक जीवन शैली के एकाकीपन पर व्यंग्य किया है। आज मनुष्य जो है सिर्फ अपने मैं ही वह बिजी है, अपनी ही लाइफ स्टाइल है उसकी, सिर्फ मैं और मैं के बीच ही वह रह जाता है। उसको बाहरी दुनिया से या और चीज़ों से उसको कोई मतलब ही नहीं होता। स्व की जो भावना है, मैं की जो भावना है, वह मनुष्य में ज्यादा घर कर गई है। वह इस कविता में कवि ने बताया है। आधुनिकता के प्रभाववश मनुष्य प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद उठाने से भी वंचित रह जाता है। यह बच्चों आप देखेंगे, शहरीकरण और आधुनिकता के परिवेश में आज हम घरों में बंद हो जाते हैं और बस काम से काम, घर से बाहर निकले और बाकी प्रकृति में भी क्या परिवर्तन हो रहा है उसका हमें पूर्णतः एहसास नहीं हो पाता है। तो वो ये कविता का भाव है। शिल्प सौंदर्य में जो है, काव्यांश में ये जो कविता है आप सबने देखी और पढ़ी कि इसमें बहुत ही सरल सहज शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है वो खड़ी हिंदी है और इसमें देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, यानी कि तत्सम और तद्भव के साथ साथ देशज शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया गया कविता में। जैसे दहर दहर तथा अपना अपना में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो जब हम शिल्प सौंदर्य बताते हैं बच्चों, तो भाषा कैसी है, अलंकार है, उसमें कौन सा अलंकार है, छंद है, और यहाँ पर आपको बता दिया दोनों में कि इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पिक मतलब कोयल, भौरों के कृतित्व दिखाने से मानवीकरण अलंकार है। भौरे क्या है, भौरे भी जो है वो मदमस्त हो जाते हैं, मस्ती में रहते हैं, और जो मोर है वह भी नृत्य करते हैं। तो यह क्रियाएं जो है वो मानवीकृत हैं, लेकिन यहाँ पर भौरे और कोयल को भी मानवीकृत क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मदन महीने तथा दहर दहकेंगे में अनुप्रास अलंकार है, इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है। यह जो कविता है बच्चों पूरी, वह छंद मुक्त कविता है, यह छंद में नहीं है, लेकिन छंद मुक्त होने के साथ साथ यह बहुत ही सुंदर कविता है। ऐसा नहीं है कि यह छंद में नहीं है तो यह नीरस है, ऐसा नहीं है। आप सभी ने इस बसंत कविता को पढ़ा और बसंत माह का आनंद भी लिया। तो इस तरह से बच्चों यह कविता आपकी जो है वो पूरी हुई। आप इस दोनों कविताओं की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और उसके बाद भाव सौंदर्य तथा शिल्प सौंदर्य लिखेंगे, और इस कविता पर आधारित बच्चों आप 5 लघु प्रश्न जो है वो कविता से संबंधित बनाएंगे। तो इस तरह से बच्चों आशा है आपको यह बसंत आया कविता भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।